हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 पंच तत्वों की कहानी। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए बच्चों, उससे पहले हम पूछते हैं आपसे कुछ प्रश्न, जैसे जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन क्यों संभव नहीं है? ठीक है। चलिए बच्चों, आइए पढ़ते हैं इस पाठ को कि इस पाठ में क्या है। आयुर्वेद में पंच महाभूतों की चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि और मनुष्य शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। ये 5 तत्व इंद्रियों के 5 गुणों के साथ भी जुड़े हैं। जैसे पृथ्वी तत्व को इंद्रियों के 5 गुणों जैसे सुनना, छूना, देखना, चखना, सूंघना द्वारा जाना जा सकता है। जल की कोई गंध नहीं होती, लेकिन इसे सुना, छुआ, देखा व चखा जा सकता है। अग्नि को सुना, देखा व महसूस किया जा सकता है। वायु को भी सुन और महसूस कर सकते हैं। आकाश केवल ध्वनि का माध्यम है। इस नाटक में पंच तत्व 5 पात्रों के माध्यम से अपनी कहानी बताते हैं और अपने प्रयोग के लिए मानव जाति को सचेत भी करते हैं। ठीक है। चलिए आइए करते हैं इसकी शुरुआत। इस नाटक में एक तरफ पात्र हैं और दूसरी तरफ उनकी वेशभूषाएं हैं। चलिए पढ़ते हैं। पात्र है पृथ्वी, फल पत्तों की डिजाइन वाली गहरे रंग की साड़ी में। जल, जल क्या है? हल्के हरे रंग के कुर्ते में। अग्नि है लाल सतरंगी की साड़ी में। वायु है सफेद सलवार कुर्ते में बालिका। आकाश है हल्के नीले कुर्ते पजामे में। सभी हम उम्र हैं। समय, सुनहरे कुर्ते पजामे में एक बालक कुछ बड़ी उम्र का है। ठीक है। चलिए, पर्दा उठता है। नाटक शुरू होता है। मंच के बीचों बीच एक बड़ी सी कुर्सी पर समय विराजमान है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज उसने उत्सव का आयोजन किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भी आमंत्रित किया है। मंच पर साज सज्जा की गई है। एक एक करके 5 मंच पर प्रवेश करते हैं। पृथ्वी, अरे वाह दादा, कितना सुंदर आयोजन है, स्वच्छ और सुव्यवस्थित। जल ने कहा, इतने दिनों बाद ऐसी स्वच्छता और सुंदरता देखकर हृदय खिल उठा है। समय ने कहा, यह आयोजन तुम सबके लिए ही तो किया गया है। मनुष्य जो मेरा श्रेष्ठ जन प्रति है, जिसमें तुम सबका अंश है, जिसके लिए मैंने तुम सबका निर्माण किया, वह तुम्हारा महत्व समझे, यही मैं चाहता हूं। आकाश ने कहा, यह सब देखकर हमें अपने आरंभ के दिन याद आ गए, है ना पृथ्वी? पृथ्वी ने कहा, देखिए ना, कितनी दुर्बल और तेजहीन हो गई हूं मैं। अपने उद्भव काल में जब मैं सूर्य से अलग हुई थी, तब मैं जलते हुए वाष्प पुंज के रूप में थी और उसी के समान तेजवान थी। जल ने कहा, हाँ पृथ्वी, तुम्हारे ताप से मेरा भी जन्म हुआ। सूर्य से अलग होकर तुम्हारे ठंडे होने की प्रक्रिया में
बनी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गए। ये बादल मेरे रूप में बरसते तो थे, लेकिन तुम तो तब इतनी हठी थी कि मुझे ठहरने ही नहीं देती। मैं बेचारा तुम्हारी गर्मी से भाप बनकर फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता था। आकाश ने कहा, हाँ जरूर, तुम्हारे अथक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि वायुमंडल में भी तुम्हारा मन नहीं लगता था। तुम कुछ दिनों में फिर घनघोर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते थे। करोड़ों वर्षों तक यही प्रक्रिया तो चलती आ रही थी। क्यों पृथ्वी, मैं सही कह रहा हूं ना? पृथ्वी ने कहा मुस्कुराते हुए, जी हाँ, लेकिन मैं क्या करती? सूर्य से अलग होकर मेरे ताप में बस इतनी ही कमी आई थी कि मेरा ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम गई। मेरा भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होकर सिकुड़ता गया, वैसे वैसे मेरी ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आने लगी। इतनी सिकुड़नों ने पहाड़ों और घाटियों का रूप ले लिया, लेकिन तब भी मेरा धरातल तप रहा था, क्योंकि अग्नि मेरे गर्भ में ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान थी। ये ज्वालामुखी फूटते रहते थे, जिससे निरंतर भूकंप आते थे और लावे के रूप में अग्नि बाहर निकलती थी। समय ने कहा, हाँ पृथ्वी, लेकिन तुम्हें जल का आभार मानना चाहिए, जिसने तुम्हें शीतल करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। घनघोर वर्षा के रूप में जल ने तुम्हें इतना ठंडा कर दिया कि वह तुम्हारे धरातल पर ठहरने लगा और समुद्रों के रूप में एकत्र हो गया। जीवों की उत्पत्ति भी तभी संभव हो पाई। जल ने कहा, यह बात सही है कि मैं ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार बना, लेकिन यह कार्य अग्नि और वायु की मदद के बिना संभव नहीं था। सभी अग्नि और वायु की तरफ देखते हैं, वे दोनों पकवान खाने में व्यस्त हैं। पृथ्वी हैरानी से, वह कैसे? अग्नि ने कहा, आगे आकर हुआ यह कि अनवरत मूसलाधार वर्षा के बाद जब पृथ्वी पर छाए बादल छटे, तब सूर्य की किरणों के रूप में भी पृथ्वी पर पहुंची और जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तब तक पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं थी, केवल ज्वालामुखी थे। इसीलिए जीव उत्पत्ति सबसे पहले समुद्रों में हुई। जल ने कहा, अरे वायु, कितना खाओगी, कुछ बोलो भी। वायु ने कहा खाते हुए, मैं तो वायुमंडल से लेकर पृथ्वी के चतुर्दिक कई सौ मीलों तक फैली हूं। मुझमें कई गैसों का मिश्रण है। जीवन के आरंभ के शुरुआती दिनों में मुझ में कार्बन डाइऑक्साइड रूप की अधिकता थी, जिसकी कुछ मात्रा चट्टानों में कार्बोनेट में के रूप में जम गई और कुछ समुद्रों में अवशोषित हो गई। पृथ्वी ने कहा, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मेरा सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, वरना यह 21 डिग्री से 149 होता। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते
और जीवन की कोई संभावना ही न होती। वायु ने कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन जीवों और वनस्पतियों की व्युत्पत्ति के लिए मेरे ऑक्सीजन रोग की भी आवश्यकता थी। पृथ्वी ने कहा, वायु की पीठ पर हाथ रखकर, इसके लिए तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। वायु, तुम न होती तो मुझ पर उत्पन्न जीव और वनस्पतियां जीवित ही न रह पाती। वायु ने कहा, वो तो है, मैं तो लाजवाब हूं। समय ने कहा, हाँ, मुझे आज भी याद है, जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे, तब रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इस हरे पदार्थ में एक विशेष गुण यह था कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है। यह जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया। यही हरे रंग वाले एक कोशिकीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए और संसार में वनस्पति के विकास में का कारण बने। धीरे धीरे तुम्हारा दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। वायु ने कहा, तभी तो ये पौधा इतना इतराते हैं। पृथ्वी ने कहा, उदासी से भरकर बैठ जाती है। दादा, प्रारंभ में सब कुछ कितना सुंदर था, मैं कितनी हरी भरी थी, तब चारों ओर जंगल ही जंगल। अब देखिए कितना रंगहीन हो गया है मेरा आंचल। समय ने कहा, गहरे चिंतन में डूब जाता है। इस विकास की सबसे विकसित कड़ी मनुष्य ही था। वह पहले अन्य जीवों की तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसने पहले तो अपने आप को अन्य प्राणियों से अलग कर दिया और अब भौतिकी सुखों को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा उपहार स्वरूप दी गई प्रकृति को ही नष्ट कर रहा है। जल ने कहा, मनुष्य प्रकृति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया है कि उसने हम पांचों तत्वों की उपयोगिता को अनदेखा कर दिया है। पृथ्वी पर उपलब्ध मेरा 97% भाग खारा जल है, जो महासागरों और सागरों में पाया जाता है। मेरा मीठा और पेय स्वरूप तो बहुत ही कम है, जिसमें से 2.4% रूप बर्फ और शेष 0.6% हिस्सा नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। फिर भी मनुष्य मेरी शुद्धता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए सचेत नहीं है। यदि मैं समाप्त हो गया तो संपूर्ण जीव जगत समाप्त हो जाएगा। इस खतरे से वह बेखबर है। वायु ने कहा, खांसते हुए, मेरी स्थिति भी तो यही है दादा। सब जानते हैं कि यदि मैं बहाना बंद कर दूं या दूषित हो जाऊं तो मनुष्य, वनस्पति, जानवर कोई नहीं बचेगा। लेकिन मनुष्य को इसकी परवाह कहां। अत्याधुनिक उपकरणों से निकली गैसें और कारखानों से निकला जहरीला धुआं मुझे दिन पर दिन सांस की बीमारियों का कारण बना रहा है। मुझे शुद्ध करने वाले मेरे मित्र जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक असंतुलन
उत्पन्न हो गया है और बाढ़, भूकंप, चक्रवात, असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आकाश ने कहा, वायु का कहना एकदम सही है। जंगलों के कटने से और जहरीली गैसों से मेरी ओजोन की परत को भी नुकसान हुआ है, जिससे मेरी सूर्य की पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभावों को रोक पाने की क्षमता कम होती जा रही है। अग्नि ने कहा, मेरी खोज तो मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है, लेकिन प्रगति के अंधानुकरण का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आया है। मेरा ताप मनुष्य के लिए असहाय होता जा रहा है। समय ने कहा, आप सबका चिंतन होना स्वाभाविक है। मनुष्य और प्रकृति आप पांचों से ही मिलकर बने हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है। मनुष्य के शरीर में भी ज्यादातर जल ही है। जलवायु तत्व को बनाता है। वायु वनस्पति से आती है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बरसता है। यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पांचों तत्व मिश्रित स्वर में। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पंच तत्व मानव जाति को यह संदेश दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा बदलो। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो। प्रकृति में सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी सीखो, क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। पर्दा गिरता है। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कभी भी प्रकृति का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात जितना हमें जरूरत हो उतनी हमें प्रकृति की चीजों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए, मुझे आशा है बच्चों आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।